गुड मॉर्निंग। पीछे वाले वीडियो में हमारा सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया था। आज हम चालू करेंगे तीसरा चैप्टर। ठीक है, तीसरे चैप्टर का नाम है अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। ठीक है, तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन ये देखेंगे कि अनुवांशिकी होता क्या है। तो अनुवांशिकी क्या होता है कि जैसे आपकी विज्ञान है तो विज्ञान की कई शाखाएं होती है, जैसे फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होती है ना, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो ये तीन अलग अलग शाखाएं होती है। अब ये क्या है, जीव विज्ञान की ही एक शाखा है अनुवांशिकी। जीव विज्ञान की ही एक क्या है, शाखा है अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी में क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते वो अपन देखेंगे। तो देखो, अनुवांशिकी जेनेटिक्स विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें सजीवों के लक्षणों की अनुवांशिकता, अनुवांशिकता भी बोल सकते हैं अपन इसको यहाँ पर, और वंशागति भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, विज्ञान की वो शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की अनुवांशिकता का एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अनुवांशिकी कहते हैं। देखो, समझने की कोशिश करो कि जैसे कोई पेरेंट्स है, एक माता है और एक पिता है, उनके कुछ गुण उनकी संतति में जाते हैं। ठीक है ना, तो इस संतति में जो गुण जाते हैं उन गुणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकता किसे कहते हैं वो देखो, इसके अंदर शब्द आया अनुवांशिकता, वो अपन देखेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, तो अनुवांशिकी जो शब्द है वो बैटसन ने 1905 में दिया था। अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था, बैटसन ने दिया था, और 1905 में दिया था। अब बात करते हैं अनुवांशिकता की, हेरिडिटी की, कि वो क्या होता है। देखो, इसके अंदर अनुवांशिकता है, अनुवांशिकी में देखो, अनुवांशिकी में अपन ने पहले पढ़ा था कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की अनुवांशिकता का एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। तो अनुवांशिकता किसे कहते हैं, देखो हेरिडिटी इंग्लिश में इसको बोलते हैं। देखो, अपने जैसी संतान उत्पन्न करना सभी जीवों का प्रमुख लक्षण है। अब हमने ये पहले पढ़ा था कि जो संतान है वो संतान उत्पत्ति क्यों करते हैं, ठीक है। तो देखो, अनुवांशिकता क्या होता है, अपने जैसी संतान उत्पन्न करना सभी जीवों का प्रमुख लक्षण है। क्यों करते हैं, क्योंकि अपने जाति और वंश को बचाए रखने के लिए जनन करते हैं और संतति उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, अब इन प्रत्येक पीढ़ी के जीवों से अलग पीढ़ी के जीव उत्पन्न होते हैं, है ना, प्रत्येक पीढ़ी से आगे दूसरे जीव उत्पन्न होते हैं, जिससे प्रत्येक जीव जाति वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ठीक है ना, ये लक्षण माता पिता से संतानों में या एक पीढ़ी के जीवों से दूसरे पीढ़ी के जीवों में वंशागत होते रहते हैं। ठीक है, अब जो माता पिता में जो लक्षण है, कुछ लक्षण है, वो क्या करते हैं, संतानों में आगे चलते रहते हैं। ठीक है ना, अब एक पीढ़ी के जीवों से दूसरे पीढ़ी के संतति जीवों में वंशागत होने वाले लक्षणों को अनुवांशिकी लक्षण कहते हैं। जैसे माता पिता से कुछ लक्षण संतति में गए तो जो लक्षण गए उनको अनुवांशिकी लक्षण कहते हैं, तथा अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होने की क्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। फर्स्ट टाइम दोबारा देखो, अनुवांशिकी किसे कहते हैं, अनुवांशिकी होती है विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर सजीवों के लक्षणों की अनुवांशिकता का एवं भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, वो अनुवांशिकी होता है। ठीक है, अनुवांशिकता किसे कहते हैं, जैसे कोई लक्षण है वो माता पिता से संतति में गया, तो माता पिता से जो संतति में जाता है उस प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं, और उन लक्षणों को अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आए समझ में, तो ये हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो अनुवांशिकता को स्पेंसर ने 1863 में परिभाषित किया था। अनुवांशिकता को किसने परिभाषित किया था, स्पेंसर ने। कब किया था, 1863 में। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं मेंडलवाद की, मेंडलिज्म की, है ना। उसके मेंडल के बारे में जानते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, क्या कब कैसे किया उन्होंने, वो देखते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि मेंडल का जन्म है वो 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजनडॉर्फ प्रांत के सिलीसिया गांव में हुआ था। कब हुआ था जन्म, 22 जुलाई 1822 को हुआ था। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के
हेंजनडोर्फ प्रांत के सिलिसिया गांव में हुआ था। सन 1842 में दर्शन शास्त्र की उन्होंने डिग्री प्राप्त की। फिर 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर है वहां पर चर्च में एक पादरी बने। फिर चर्च के उद्यान में मेंडल ने मटर के 7 वर्ष तक प्रयोग किया। उस चर्च में एक उद्यान था, उसमें उन्होंने मटर के पौधे पर 7 वर्ष तक प्रयोग किए, है ना। मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए इन प्रयोगों के परिणाम के आधार पर, मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उन प्रयोगों के जो परिणाम प्राप्त हुए थे उन परिणाम के आधार पर आनुवंशिकता के उन्होंने नियम दिए थे, जिन्हें मेंडलवाद भी कहते हैं। उनकी मृत्यु कब हुई? 1884 में उनकी फिर मृत्यु हो गई थी। फिर हम बात करते हैं मेंडल की सफलता के कारण, कि मेंडल ने जो प्रयोग किए उनमें सफल क्यों से हुई, उनकी उसका कारण क्या है उनके सफल होने का, ठीक है। रीजन ऑफ मेंडल इज सक्सेस। तो मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। जैसे पेरेंट्स होते हैं उनमें एक लक्षण ही तो नहीं जाता ना बच्चे में, संतति में, तो क्या करते हैं जब माता पिता में 5 है 10 20 जितने भी गुण जाते हैं वो संतति में जाते हैं। उन्होंने क्या किया, जैसे मटर का पौधा है तो मटर के पौधे में बहुत सारे लक्षण एक पौधे से दूसरे पौधे में जाते हैं, है ना। तो उन्होंने सिर्फ एक टाइम में एक समय में सिर्फ एक ही लक्षण को, जैसे पौधे का लंबापन है या फिर बोनापन है, ये एक लक्षण है ना। पौधे की ऊंचाई बोल देते हैं इसको, या तो लंबा होगा या फिर बोना होगा, ये एक लक्षण है। तो उन्होंने एक समय में सिर्फ एक ही लक्षण का अध्ययन किया। फिर अपन बात करते हैं कि मेंडल ने प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण किया, कि मेंडल ने जो प्रयोग किए उन्होंने सबको उस प्रयोग के जो भी निष्कर्ष निकले, जो भी उस प्रयोग में उन्होंने पाया उन्होंने वो लिख के रखा, सांख्यिकी विश्लेषण के रूप में उन्होंने लिख के रखा कि ये किया और उसके बाद में उनको ये रिजल्ट मिला, ठीक है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर पादप का चुनाव भी सावधानी पूर्वक किया, कि मेंडल ने है वो पौधे का जो पौधा है उन्होंने जिसका चयन किया था वो भी सावधानी पूर्वक किया था, सोच समझ के किया था। किसके किया था? मटर के पादप का किया था। उसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम, किसका? मटर का, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि मटर का जो पादप है उसका चयन कैसे किया था उन्होंने, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, उन्होंने प्लांट का चयन कैसे किया। तो उन्होंने देखो कुछ लक्षण थे उस मटर के पौधे में, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। पहली बात, मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है ना, जिसके कारण कम समय में बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। 1 वर्षीय पादप होने के कारण थोड़े से समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। दूसरी चीज, द्विलिंगी पुष्प होने का, द्विलिंगी का मतलब है उसमें नर जननांग भी होता है और मादा जननांग भी उसी पुष्प में उपस्थित होता है। जैसे अपन एक तो नर होता है एक मादा होता है, 2 अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जनन होता है तब संतति उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि इस पुष्प में दोनों जो द्विलिंगी पुष्प होता है उसमें ही नर होता है और उसमें ही मादा होता है, उसमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण और परपरागण, स्वपरागण मतलब उसके अंदर ही हो जाता था नर और मादा, और दूसरे पुष्प से भी उसके अंदर जनन करवाया जा सकता था, उसे अपन बोलते हैं परपरागण करवाया जा सकता है, ठीक है। तीसरा, मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि पौधे की ऊंचाई, है ना, उसके अंदर विपर्यासी लक्षण का मतलब है 2 लक्षण होते हैं, एक तो लंबा होता है एक बोना होता है, ठीक है। तो 2 विपर्यासी लक्षण के जोड़े पाए जाते हैं, जैसे लंबापन और बोनापन, 2 एक लक्षण हो गए, एक लक्षण का जोड़ा हो गया, ठीक है ना। अब वो लक्षण कौन कौन से थे उस पादप में वो देखेंगे अपन, कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। जो मटर का पौधा है उसमें से जिन लक्षणों पे मेंडल ने प्रयोग किए थे वो 7 लक्षण थे। अब वो कौन कौन से थे वो देखो, इसमें देखो सबसे पहले दे रखा है पादप के लक्षण, फिर प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी अप्रभावी क्या होता है, देखो जैसे कोई भी पादप होता है या तो वो पादप लंबा होता है या फिर बोना होता है, बट उस पौधे में लंबेपन का गुण भी पाया जाता है और बोनेपन का गुण भी पाया जाता है। अगर वो पौधा लंबा होता है तो उसके अंदर आपको दिखाई कौन सा दे रहा है, लंबा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो लंबेपन का जो गुण है वो प्रभावी है और जो बोनेपन का गुण है वो अप्रभावी है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो प्रभावी हो जाता है और जो दिखाई नहीं देता है वो अप्रभावी होता है। लेकिन लक्षण दोनों ही होते हैं, लंबापन का लक्षण भी होता है और उसके अंदर बोनेपन का गुण भी होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला उन्होंने जो लक्षण का चयन किया था वो था पादप की ऊंचाई। तो
तो पादप की ऊंचाई में पादप या तो लंबा होगा, प्रभावी गुण कौन सा है इसका, लंबा, और अप्रभावी गुण कौन सा होता है मटर के पौधे का, बोना। पुष्प की स्थिति, प्रभावी गुण क्या है, कक्षीय, और अप्रभावी अग्रस्त, ठीक है ना। परिपक्व फली की आकृति, जो फली पक गई है उसकी आकृति कैसी थी, तो प्रभावी गुण तो था फुली हुई और अप्रभावी संकीर्णित। अपरिपक्व फली का रंग, तो अपरिपक्व फली का रंग था एक तो हरा, और अप्रभावी तो हरा और अप्रभावी पीला। पुष्प का रंग प्रभावी बैंगनी और अप्रभावी सफेद। बीज की आकृति, प्रभावी तो गोलाकार और अप्रभावी झुर्रीदार। फिर बीज का रंग प्रभावी पीला और अप्रभावी हरा। तो ये 7 लक्षण थे जिससे पे मेंडल ने प्रयोग किए थे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं अपन मेंडलवाद की पुनर्खोज, ठीक है, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। तो जो मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उनकी जो दोबारा खोज करी थी वो कौन कौन से वैज्ञानिक थे, एक तो था ह्यूगो डी व्रीज, हॉलैंड के थे। दूसरे वैज्ञानिक थे कार्ल कोरेंस, जो जर्मनी के थे। तीसरे थे एरिक वॉन सेरेमेक, जो ऑस्ट्रिया के थे। इन्होंने 1900 में पृथक पृथक यानी अलग अलग रूप से कार्य करते हुए मेंडल के जो नियम दिए थे, मेंडल ने जो नियम दिए थे उनकी पुनः खोज की थी। उन नियमों को वापस से प्रयोग किए थे, वापस से उनको किया था, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ तक अपन ने आज पढ़ा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो जैसे जैसे अपन आगे इसमें पढ़ेंगे, जैसे जो मेंडल के प्रयोग अपन पढ़ेंगे तो उसमें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो मेरे से पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूँ। ओके, थैंक यू।